नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का द प्रिंट के सॉफ्ट कवर हर इस साप्ताहिक कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम सॉफ्ट कवर के अंतर्गत किसी एक खास किताब पर बात करते हैं और उसके राइटर से भी आपको मिलवाते हैं ताकि हम विस्तृत चर्चा कर सकें। आज जिस किताब पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो किताब है महिलानॉमिक्स, उम्मीद और उन्नति। और इस किताब को लिखा है श्रेयाना भट्टाचार्य ने और उसको अनुवाद किया है हिंदी में। एक्चुअली ये किताब इंग्लिश में है डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख खान, जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। उसको अनुवाद किया है सुचिता मित्तल जी ने। तो इनसे आज हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको किताब से रूबरू करा देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि किताब कौन सी है। ये है बुक, आप देख लीजिए। ये किताब का नाम है महिलानॉमिक्स, उम्मीद, उन्नति और शाहरुख खान। ये किताब है हिंदी में। इंग्लिश में ये किताब है डेस्परेटली सीकिंग शाहरुख खान। तो श्रेयाना जी, आपका स्वागत है। एंड सुचिता जी, आप हम शुक्रिया। नमस्ते शिव, बहुत बहुत शुक्रिया शिव। और किताब आपके हाथ में देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अपने हाथ में देख के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत बेहतरीन बुक है और एक खास जॉनर के साथ ये बुक लिखी गई है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने एक लंबे समय से इस किताब को लिखने के लिए काफी आपने काम किया इस पे। तो मतलब क्या ड्राइविंग फोर्स क्या था? ये एक अजीब सा, मतलब थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, अजीब तो नहीं कहना चाहिए, कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति उसको आपने शाहरुख खान से कनेक्ट किया है। तो क्या इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या था? तो ये ना एक एक्सीडेंट जैसा आप मान लीजिए। 2006 में जब मैंने इस किताब का रिसर्च शुरू किया, मैं एक्चुअली किसी दूसरे प्रोजेक्ट का रिसर्च कर रही थी। मेरा काम था उस वक्त एक फेमिनिस्ट थिंक टैंक के साथ। थिंक टैंक का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज ट्रस्ट, एक बहुत पुरानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में। और हमारा एक प्रोजेक्ट था सेवा, जो आप जानते होंगे देश की और इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी लेबर यूनियन है औरतों के लिए। और हमारा काम था वहां पे जाके बहुत ट्रेडिशनल आर्थिक सवाल पूछना कि कुछ औरतें थी। मेरा पहला काम था गुजरात में अहमदाबाद में एक स्लम एरिया था, बापू नगर नेबरहुड में। और वहां पे औरतें अगरबत्ती बनाती थी, गारमेंट वर्क करती थी। मिनिमम वेज से काफी कम उनको पैसा मिल रहा था। और मेरा काम था वही जाके एक सर्वे करना कि उनको कितने रुपए मिल रहे हैं, वो कितने घंटे काम करती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर समझने के लिए। लेकिन शिव, आप मानेंगे नहीं, और किताब अब आपने पढ़ी है तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं गई ये सवाल पूछने, ये औरतें इतनी बोर्ड हो गई मुझसे और इन सवालों से। उन्होंने वो मुझे बुलाती थी सर्वे वाली दीदी, और कहती थी कि ऐसे सवाल तो काफी लोग हमसे पूछते हैं, जो काजल पहनते हैं और खादी कुर्ता पहन के आ जाते हैं लोगों का उत्थान करने, लेकिन कुछ होता नहीं है सवालों से। और आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज कहनी चाहिए, ये सारी औरतें खुद एक्टिविस्ट थी, क्योंकि ये यूनियन मेंबर्स थी। ये खुद अपनी वेजेस के लिए हर रोज लड़ रही थी। किताब में मैंने काफी लिखा है इसके बारे में। तो हमने सोचा कि ठीक है, लोगों को बोर करना मुझे तो पसंद नहीं, तो अगर मैं आपको या सुचिता को अभी बोर कर रही हूँ, आप हमें बताइएगा जरूर। तो हमने सोचा कि किसी और चीज पे बात करते हैं। तो रिसर्च में सिखाया जाता है कि आइस ब्रेकर कहते हैं इसको, आप पूछ सकते हैं क्रिकेट के बारे में या फिल्मों के बारे में। तो मैंने इन औरतों से पूछा इन द स्लम्स ऑफ अहमदाबाद कि आपके फेवरेट एक्टर कौन है। और शिव, काफी शाहरुख फैंस निकली, सब नहीं थी बट काफी थी, लार्ज ग्रुप। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि शाहरुख खान के फैन ज्यादातर मेरी तरह हैं, अर्बन, ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग, समवॉट एलीट, एनआरआईज भी कहते हैं। लेकिन हियर दीज वुमेन, ये बिल्कुल जो हम कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, जब इनकी आर्थिक स्थिति देखें, और इनको शाहरुख खान बहुत पसंद थे। तो मैं जानना चाहती थी ऐसा क्या था। और सडनली आप देखेंगे, और ये किताब में भी पता चलता है, लोग बात करना चाहते हैं। लोग शायद अपनी आर्थिक स्थिति से खुद तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है, लेकिन शाहरुख खान के बारे में ये औरतें जरूर बात करना चाहती थी। और एक औरत ने मुझे कहा, जिनसे मैंने बाद में 15 साल उनसे मैंने एक्चुअली सवाल पूछे और उनकी जिंदगी फॉलो की। उन्होंने मुझसे कहा कि नोबडी एवर आस्क्ड मी अबाउट माय प्लेजर्स, सब मुझे अपनी पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं।
तो एक चीज लगी मुझे शिव कि जब मैं शाहरुख खान के बारे में लोगों से पूछती थी, ये औरतें एक्चुअली शाहरुख के बारे में बात नहीं कर रही हैं, और आप जानती हैं किताब में ये अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रही थी कि क्या इनके पास पैसा है, क्या इनके पास फ्री टाइम है, क्या इनके पास सेफ स्पेसेस हैं कि ये जाके अपने फेवरेट एक्टर को देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में बहुत किया जाता है शिव कि हम इसको कहते हैं परचेजिंग पावर, कि क्या आप रोटी खरीद सकते हैं, ब्रेड खरीद सकते हैं, शर्ट खरीद सकते हैं, जो आपका मन में आया, आपके पास क्या परचेजिंग पावर है कि नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं क्यों ये ना पूछूं कि आपके पास क्या परचेजिंग पावर है शाहरुख खान को देखने के लिए, लेकिन नहीं, तो एक प्रॉक्सी बन जाता है फैंडम। और मैंने ऐसा टेक्निक फिर काफी जगहों पे यूज किया, अहमदाबाद में नहीं, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग भिन्न स्थितियों में, और अलग अलग लड़कियों से बात की मैंने, और एक फैन क्लब जैसा निकला। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हर साल 15 साल के लिए मैं इनसे बात करूंगी शाहरुख खान के बारे में। 15 साल। और आप जानते हैं कि जब आप एक्चुअली इनसे शाहरुख खान के बारे में पूछती हैं, वो अपने आप अपने बारे में बताती हैं। तो यही था किताब का जेनेसिस। तो कभी ऐसा भी लगा कि मतलब शाहरुख के अलावा भी किसी ने किसी और एक्टर की बात करी हो, ऐसा कभी आया होगा कि या जितने पर आपने रिसर्च किया सबने शाहरुख के ही बारे में कहा? तो दूसरे एक्टर्स का नाम आता था, और शुचिता बताएंगी और भी, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी देखा है। लेकिन जहां तक एक चीज थी शिव जो बहुत अलग थी, वो ये बात थी कि शाहरुख खान का जो एक रोमांटिक पर्सोना है, और एक, मैं किताब में उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वल्नरेबल मैस्कुलिनिटी, उनका एक मैस्कुलिन मॉडल है, वो बहुत अलग है काफी हीरो से। और मुझे लगा कि जहां पे भी मैं जाती थी, काफी औरतें इन पर्टिकुलर, और पता जोक ये होता था, वो कहती थी कि हम चाहते हैं शाहरुख लेकिन मिल जाता है सलमान। और आई थिंक लोग बॉलीवुड के एक्टर्स को यूज करके अलग अलग मैस्कुलिन मॉडल्स के बारे में बात करते थे। तो दूसरे एक्टर्स भी मिलते थे, लेकिन मैंने सोचा था कि क्योंकि शाहरुख खान की मैं भी बहुत बेहद फैन हूं। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा ना, क्योंकि आप राजेश खन्ना से ले लीजिए, राजेश देव आनंद से लेकर के चाहे अमिताभ बच्चन हो, देन इधर इसमें सलमान खान, रणबीर कपूर, टाइगर श्रॉफ, ये सभी हैं जिनकी अलग अलग फैन फॉलोइंग है, और महिलाओं में है। तो मतलब इसलिए मेरे दिमाग में बात आई कि महिलाओं ने सिर्फ शाहरुख खान की बात करी। वैसे ज्यादातर महिलाओं ने शाहरुख खान की बात कही, ये मैं जरूर बताऊंगी। जहां तक मैंने ये कोई मैं रिप्रेजेंटेटिव सर्वे तो मैंने महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सलमान खान या दूसरे हीरो के रोमांटिसिज्म और इनके रोमांटिसिज्म में क्या फर्क पाया? दो चीजें, एक तो ये जो मैंने अभी कहा आपको वल्नरेबल मैस्कुलिनिटी, जो वो ज्यादातर ऐसे किरदार प्ले करते हैं जो काफी रोते हैं, वो जो अपनी फीलिंग्स बहुत एक्सप्रेस करते हैं, एक वल्नरेबिलिटी होती है। एक चीज जो मुझे हर औरत कहती है, जो मुझे काफी अच्छी, मैं काफी अचंभित थी ये सुन के, कि आप, एक औरत ने मुझे कहा यूपी के गांव में कि कभी उन्होंने किसी हीरो को कैरेट्स चॉप करते हुए नहीं देखा, कि वो गाजर काट रहे हैं फिल्म में। और अगर आपको याद है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो गाजर काट रहे हैं। और एक बहुत जरूरी बात है शिव, क्योंकि ये हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे राइट नाउ इंडिया बॉटम 5 में है, जहां तक आदमी मेन हेल्पिंग इन हाउसवर्क अगर हम सोचें। हाँ, तो उस तरीके से आप अगर देखें तो शाहरुख खान का पर्सोना एक वल्नरेबल मैस्कुलिन, जो औरतों की नीड समझता है, डोमेस्टिक लेबर में पार्टिसिपेट करता है, ये एक बहुत भाव निकल के आता है। दूसरे एक्टर्स का नाम मैंने एक दो सुना, मैंने बहुत अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना था एक्चुअली, स्पेशली इन रूरल एरियाज और कुछ अर्बन एरियाज में। लेकिन ज्यादातर, क्योंकि एक ऑल्सो एक पोस्ट लिबरलाइजेशन जनरेशन की बात है शिव, ज्यादातर मेरे इंटरव्यू शुरू हुए थे 2005 से 2008 में। और उस वक्त ये जो जनरेशन है, विच वाज द फर्स्ट जनरेशन टू डिस्कवर शाहरुख खान, क्योंकि वो हमारे पहले सुपरस्टार थे जब हम बच्चे थे, ऑल दीज वुमेन, आई थिंक इसलिए एक बहुत जरूरी दायरा बन जाता है उनके बारे में सोचना, या द इम्प्रेशन दैट he's had on their lives। मे बी शुचिता कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में, उन्होंने भी काफी किताब को बहुत अच्छे से पढ़ा है और अनुवाद किया है। जाहिर सी बात है, अनुवाद करने के लिए आदमी गहराई से पढ़ता ही है, तभी हो सकता है, तभी उतना बढ़िया अनुवाद हो सकता है। कुछ किताबों को तो गहराई से पढ़ना ही पड़ता है, और खासकर इतना मतलब जो चीज आपके फेवरेट भी हो उसको भी करना पड़ता है। और मुझे जहां भी इसमें रेफरेंसेस मिल रहे थे, मैं शाहरुख खान के सारे टेड टॉक्स और उनके डॉक्यूमेंट्रीज, जितने भी रेफरेंस है मैंने सबको पढ़ा, क्योंकि मैं खुद भी फैन हूँ। और जब भी मैं मतलब लोगों के सामने कहती हूँ, इसमें भी जिक्र आया ये कि किसी के सामने कहो कि हम शाहरुख के फैन हैं, तो लोग एक बार को आंखें उठा के देखते हैं।
मतलब तुम इंटेलिजेंट होके भी शाहरुख की फैन हो, अमिताभ क्यों नहीं बोलती हो, या नसीरुद्दीन या और कोई, सब अच्छे हैं, लेकिन शाहरुख का फैन मुझे लगता है कि जो श्रेना भी मानेंगे कि एक तो वो फैमिली मैन है, सबको मेरे ख्याल सारी लेडीज को ये बात पसंद आती होगी कि शाहरुख ने और कोई अफेयर नहीं रखा, अपनी वाइफ की इज्जत करते हैं, अपनी हीरोइंस की इज्जत करते हैं, किसी के साथ ये नहीं आता कि जैसे सारे स्टार्स के बारे में कहीं ना कहीं आता है कि किसी ने थप्पड़ मारा तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, या जबरदस्ती किस कर रहे हैं, लंबे लंबे किसिंग सीन्स डाल रहे हैं। शाहरुख खान के लिए इस तरह की बातें नहीं आती, वाइफ को रेस्पेक्ट करते हैं, सारी हीरोइंस को रेस्पेक्ट करते हैं, किसी भी टॉक्स में किसी भी शो में अपने जब भी बात करते हैं तो लेडीज के लिए बहुत रेस्पेक्टफुल होते हैं, और चाहे वो एसिड विक्टिम्स हो चाहे कोई भी हो, आम औरतें भी हो, तो भी वो मतलब उनके दिखता है, ये कोई और एक्टर के अंदर मुझे नहीं दिखाई दिया। और मतलब मुझे ऐसे एक्टर्स कभी पसंद नहीं आए जो फ्लर्ट करते हैं बिना बात के लेडी अपने हीरोइन से, या इसीलिए मैं बहुत बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं जिनको महानायक भी बोला जाता है, मैं नहीं पसंद कर पाती, मुझे लगता है वो नैपकिन की तरह अपने अफेयर करते हैं, हीरोइंस को छोड़ देते हैं, मुझे वो पसंद नहीं आते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है मेरी फीलिंग्स शायद एक लार्जर स्केल पे सारी औरतें भी शेयर करती होंगी कि वो औरतों को रेस्पेक्टफुली देखते हैं। अच्छा, कौन सा पार्ट था बुक में जिसने आपको सबसे ज्यादा टच किया जब आप अनुवाद कर रही थी? तो मुझे वैसे तो सारे जो भी इसके किरदार हैं सब पसंद आए थे, लेकिन ये जो लोअर उसके वर्किंग क्लास की लेडी औरतें दिखाई हैं, मीनल है, जाहिर उनकी माँ जाहिरा, मंजू और उनकी माँ, जो मतलब एक छोटे छोटे अपने दायरों में लड़ाई कर रही हैं अपनी जगह बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो शाहरुख से इंस्पायर होती हैं, शाहरुख के कोट से इंस्पायर होती हैं, उसके गानों से एक एनर्जी लेती हैं कि वो मंजू की माँ प्यार कर वाला गाना सुन के ही उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी, हालांकि उन्हें कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला ठीक से, लेकिन ये चीजें बहुत टच करती हैं कि जो हमारे हीरो हैं वो जानते भी नहीं है वो कहाँ कहाँ किस स्तर पे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अगर वो थोड़ा सा अपना सोच के अपने काम को अपनी लाइफ को करें तो शायद बहुत लोगों की निश्चित रूप से वो कहते हैं ना कि कला जो एक ऐसी विधा है कि जिसमें न सिर्फ हम क्या कहते हैं ना समाज का दर्पण है, लेकिन जो समाज में है उसको भी दिखाते हैं और समाज को दिशा देने का भी काम करते हैं। हाँ, और कलाकार डायरेक्शन भी देते हैं। हाँ, कलाकार भी अपने व्यक्तित्व से दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। और शिव, एक चीज मैं कहूंगी, और एक और बात है जो मुझे तो काफी सरप्राइज करी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर आप किसी से एक एक्टर के बारे में पूछें ये एक रिसर्च मेथड बन जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें किताब में 15 साल से ये औरतें बस शाहरुख खान के बारे में ही नहीं बता रही हैं, अपनी जिंदगी के बारे में बता रही हैं, और वो उनकी फिल्मों से प्रेरणा लेके गाने हो या डायलॉग हो या उनके कोई इंटरव्यू भी हो, काफी औरतें किताब में उनके इंटरव्यूज को कोट करती हैं और उनको लेके फिर वो अपनी जिंदगी के बारे में बताती हैं, कि जैसे अगर ये बात होती है ना हमेशा कि वो सेल्फ मेड मैन है, कितनी औरतें कहती हैं कि इतना मुश्किल है औरतों को आर्थिक स्थिति उनकी इंडिपेंडेंट रखना, कि उनका ये सेल्फ मेडनेस उनके लिए बहुत जरूरी है एज अ लेंस अपने बारे में बात करने के लिए। तो ये एक चीज आई थिंक कला के बारे में मैं और ऐड करूंगी कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये एक रिसर्च मेथड, एक दृष्टिकोण बन जाएगा, क्योंकि शाहरुख खान किताब में एक एक्टर ही नहीं, एक लेंस भी हैं, और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था जब मैं ये रिसर्च कर रही थी। किताब में आपने महिलाओं की जो भावनात्मक पक्ष है उसको भी दिखाया है, जो आर्थिक पक्ष है उसको भी आपने दिखाया। मैं आपको अपने ही दो मित्रों की उदाहरण बताता हूँ। एक मित्र थी हमारी, तो शादी के बाद जो है उन्होंने, एक बार बात हो रही थी, उन्होंने खुद कहा, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और बच्चा था उनका जब बेबी हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे मजा आता है इसको पालने पोसने में और घर में मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। और एक हमारे और दूसरे मित्र जो कि उदाहरण कम मिलेंगे आपको ऐसे,
वो अक्सर हमसे संयोग भी ऐसा है कि वो हमसे अक्सर कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि अगर हमारी बीवी नौकरी कर ले तो मैं तो घर में रहूँ, मुझे बहुत मजा आता है। बिल्कुल। तो आपकी किताब से जो मुझे लगा पढ़ करके, तो उसमें ऐसा था कि मतलब आपने ये कहने की कोशिश की है कि सामाजिक दबाव में या सामाजिक कारणों से महिलाएं जॉब छोड़ने को मजबूर होती हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो मजबूरी हो, वो चॉइस भी हो सकती है। इस पर क्या हाँ, कहना है? और ये मैं किताब में कहती हूँ शिव, क्योंकि एक हाँ। किरदार है किताब में जिनको मैं राजपूत फिलोसोफर बुलाती हूँ। हम्म। वो काम नहीं करना चाहती इन द पेड वर्क सेंस। उनको लगता है उनके शी वांट्स टू रेज हर बॉयज टू बी प्रोग्रेसिव। उनको लगता है ये उनका काम है, हम्म। और ये बहुत 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 डिफिकल्ट काम है हमारे देश में, हम्म। और बहुत एनर्जी लेता है। एक चीज जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रही हूँ किताब में कि ये चॉइस है, लेकिन एक चीज जरूर हमें माननी पड़ेगी कि हमारा समाज ऐसा है, हमारी आर्थिक स्थिति और इकोनॉमी ऐसी है कि जिन औरतों को जॉय और खुशी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में मिलती है, एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी में मिलती है, उनको ज्यादा सफरिंग झेलनी पड़ती है हमारे देश में, क्योंकि इकोनॉमी अनफेयर है। आप देख सकते हैं, आंकड़े किताब में हैं। जो दूसरी चॉइस है जो आपने अभी बताया अपनी पहली दोस्त के बारे में, जो कहती है मुझे बच्चों में ज्यादा खुशी है, मुझे घर गृहस्थी में ज्यादा खुशी है, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है शिव। और इकोनॉमिक्स में हम इसको, इकोनॉमिक्स इसको एक हिडन टैक्स कहते हैं, कि अगर आप हिडन टैक्स, जैसे टैक्स होता है तो पैसों में नहीं लेकिन फीलिंग्स में आ जाता है ये टैक्स, और ये किताब में भी है। और ज्यादातर क्या होता है शिव कि अगर हम ऐसा कुछ करें जो समाज समझता है कि ठीक है, तो जैसे औरतें अगर कहें कि मैं बाहर ज्यादा काम नहीं करूंगी, मैं घर पे ज्यादा फोकस करूंगी, तो सोसाइटी रिवॉर्ड्स दैट। लेकिन जब औरतें कहती हैं कि मैं कुछ दूसरा करूंगी, आप जो वहां कह रहे थे सामाजिक दबाव से, या कोई आदमी भी कहते हैं कि मुझे शायद बाहर काम नहीं करना है, एंजॉय बीइंग अ फादर फॉर एग्जांपल, एक हिडन टैक्स है, क्योंकि एक सोशल स्क्रिप्ट है जिसको वो डिफाई कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं किताब में ये सब लोग, जो कुछ औरतें जो काम नहीं करना चाहती घर के बाहर, लेकिन वो रीनिगोशिएट करना चाहती हैं कि घर में वो कितना काम करें, उनके लड़के कैसे बड़े हों, उनकी परवरिश कैसे हो। ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, ये लेबर है। आई कॉल इट द लेबर ऑफ लव इन द बुक। ये प्यार का काम है और ये बहुत मुसीबत का काम है। इनफैक्ट एक मिनट शिव, मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगी कि ये हमेशा सच नहीं होता कि सारी औरतें खुश रहती हों घर में काम करके या बच्चों को पालने में। आप खुद सोचें, एक तो उनके पास ऑप्शन नहीं होते। मैं हमेशा सोचती थी कि जैसे पुरानी औरतें होती थी, आप सोचिए पूरी जिंदगी वो सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाती थी, दोपहर का खाना बनाती थी, रात का खाना बनाती थी, इसके अलावा वो और कुछ करती ही नहीं थी। उनके सामने ऑप्शन ही नहीं था कोई और। तो जब ऑप्शन ही नहीं है तो वो घर से बाहर निकलेंगी कैसे? उसके बाद जब पढ़ने लिखने लगी तो उनके सामने ऑप्शन आया कि वो बाहर जा सकती हैं। तो और उसमें अगर उनको नहीं जाने दिया जाता, नहीं पढ़ने दिया जाता, नहीं आगे जॉब करने दिया जाता, तो वो एक डिप्रेशन में जाती हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं भाई तुम्हारे सामने सब कुछ तो है, तुम्हारे घर में पैसा है, आदमी तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तुम खुश क्यों नहीं हो? हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाया, लेकिन शादी करते वक्त कह दिया मेरी बेटियां नौकरी नहीं करेंगी। अब उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आपकी बेटियां क्या चाह रही हैं। बेटियों से पूछिए ना, बेटियों के हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए कि क्या चाहते हैं। लेकिन नहीं, पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी नौकरी करेगी, बहू नौकरी करेगी या नहीं करेगी। तो इसमें औरतों की तो कहीं पूछ होती ही नहीं है कि वो क्या चाहती हैं। और फिर किसी भी उम्र में एक बात और है कि मुझे नहीं लगता कोई भी औरत बहुत खुशी से या बहुत हक से अपने हस्बैंड से, पिता से, बच्चों से, बेटों से खासकर कुछ मांग सकती है कि मुझे अपनी जरूरत के लिए पैसा चाहिए। बहुत हक से कोई नहीं कह पाती। वो अपनी इच्छाओं को दबाती जाती हैं कि कम करते जाओ, नहीं मांगना पड़े जहां तक हो सके। अब बहुत जरूरी होगा तो वो देखेंगी पति का मूड कैसा है आज, कई दिन प्लान करेंगी किस तरह से कहूँ कि मुझे साड़ी चाहिए, या मुझे अपने मायके में होने वाली शादी के लिए कोई पैसा देना है, या कुछ नया चीज चाहिए, या मुझे शाहरुख खान देखना है, या मुझे शाहरुख खान ही देखना है। Exactly. शाहरुख खान तो मुझे लगता है एक फॉरबिडन एप्पल बहुत से घरों में है। बिल्कुल, किताब में तो यही पता चलता है। मैं आप देखें तो कोई भी अगर बात कर रहा होगा, अगर कोई औरत ये कहे कि मुझे शाहरुख खान पसंद है, तो आसपास बैठे आदमी हाँ शाहरुख, उसने ऐसा किया है, वो तो ना खूबसूरत है, मतलब
वो हमेशा डिनाई करेंगे उसको, चाहे पसंद करते हो, लेकिन अपनी वाइफ के सामने या घर की औरतों के सामने वो कभी शाहरुख को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मैं बताऊं, इसी से रिलेटेड है, मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें गौरी भी थी उनके साथ में। गौरी की कोई बुक लॉन्च थी, मैं नाम भूल रहा हूँ बुक का, तो उस पर वो गए थे, तो वहाँ उन्होंने बोला, तो ही वाज सेइंग कि गौरी से मैंने बोला कि आप, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, और जब आप ये काम शुरू वो कर रही थी एज आर्किटेक्चर, तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से मैं आपको, तो बोली नहीं, गौरी ने कहा कि नहीं, मुझे खुद करना है, और एक छोटे से स्पेस में उन्होंने अपना काम शुरू किया और उसको बढ़ाया। मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत समझने की जरूरत है, दो चीज़ें, कि चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बहन हो, कोई भी हो, या आपकी मित्र हो, आपको इस चीज का स्पेस देना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है। ठीक है, अगर वो, ठीक है, हम कह रहे हैं कि आपके पास बहुत बहुत ज्यादा पैसा है, आप इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, फिर भी अगर आपकी वाइफ है, सिस्टर है, कोई भी है, अगर वो कहती है कि नहीं, मैं छोटा सा बुटीक खोलूंगी और मुझे यही पसंद है, तो मुझे लगता है कि इस बात का स्पेस देना चाहिए कि वो अपना मनपसंद काम कर सके, अपने हिसाब से कर सके। यू शुड बी, हाँ, हेल्पफुल, आपको सपोर्टिव, यू शुड बी सपोर्टिव आपको। और शिव, एक चीज और है, मतलब हमें तो सपोर्टिव रहना ही चाहिए हमारे परिवारों में या दोस्तों से या जिनके साथ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिनसे मिलते हैं, लेकिन सरकारी पॉलिसीज और जो प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली शिव, हम ऐसी स्थिति में हैं कि अभी भी नॉर्म जो है हमारी पॉलिसीज का, अगर आप देखें, जैसे मैटरनिटी एक्ट रिफॉर्म हुआ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पैटर्निटी एक्ट उतना नहीं है, तो अगर नहीं हुआ, अभी भी ऐसा है कि क्रैश फैसिलिटी या अगर आप चाइल्ड केयर की बात करें, हम इतना स्पेंड नहीं करते हैं जितना दूसरे देश करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति हमारी जैसी है। तो ये एक चीज है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, और दूसरी चीज है कि हम थोड़ी सरकार को भी पूछें कि जरा हमारी ज्यादा सपोर्ट करो, कि वी कैन देन बी मोर सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। तो आई थिंक ये एक बहुत जरूरी बात है। और मुझे लगता है पैटर्निटी लीव पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पैटर्निटी लीव लेके ये नहीं कि आदमी बाहर घूमते रहे। शुचिता काफी मुझे लगता है काफी स्ट्रिक्ट है। हाँ। नहीं, मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसा ना सोचें, हमेशा पुरुषों के मन में भी होता है कि अपने साथ टाइम व्यतीत करें, ऐसा नहीं होता हमेशा, नहीं चाहते हैं, हमेशा नहीं होता, लेकिन बड़े शहरों में थोड़ा सा माहौल बदल रहा है, मैं मानती हूँ, लेकिन छोटे शहरों में या अभी भी बहुत परेशानियां हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज और जो आपकी किताब पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में आई, मुझे जैसे कई इंस्टेंसेस पे आपने ये चीज इस तरीके से चीजों को मेंशन किया है कि लड़की को अक्सर जो है इमोशनली एक धोखा मिलता है और वो टूट जाती है, और वो मतलब आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि पुरुष उसकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है। बिल्कुल, ऐसा पुरुषों के साथ भी होता है। तो फिर मतलब ये तो समाज में फिर ऐसा है ना कि ये सिर्फ महिला के साथ नहीं हो रहा है, पुरुष के साथ भी हो रहा है, तो सर्वव्याप्त है ये, तो इससे तो दोनों अफेक्टेड हैं, खाली महिला। हाँ, लेकिन शिव, एक चीज जो बहुत अलग है ना इसमें ना, एक चैप्टर है पर्टिकुलरली, एक औरत थी जिनको मैंने फॉलो किया, उनका नाम किताब में गोल्ड है, वो एक इन फ्लाइट अटेंडेंट है, जैसलमेर से भाग गई, उनको शादी नहीं करनी थी, अरेंज मैरिज, वो खुद अपनी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। और अगर आप उनकी कहानी देखें, और उनकी कहानी से बहुत पता चलता है कि जब औरतें अपने आप डेटिंग के मार्केट में आती हैं, क्योंकि एक मार्केट है, हाँ, और मीटिंग मार्केट कहते हैं इसको, जो भी कहना चाहें, हिंदी में शब्द मुझे नहीं पता क्या होगा, आप बताएंगे या श्रुता बताएंगी। लेकिन जो एक चीज है उसमें ये पता चलता है कि ऑफकोर्स गोल्ड भी दूसरे लड़कों का दिल दुखाती है, और उनका खुद का दिल भी काफी दुखता है, लेकिन एक जो शेम और एक शर्म की बात जो होती है, जब औरतें अपना सेक्सुअल प्लेजर या अपनी इंडिपेंडेंस, रोमांटिक इंडिपेंडेंस असर्ट करती हैं, ये शेम लड़कों पे समाज इतना लेवी नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, जैसे वो बार बार कहती हैं कि लड़के काफी लोगों को डेट कर सकते हैं, फिर भी अरेंज मैरिज कर सकते हैं, शादी के बाद भी पता नहीं क्या होगा, क्या पता, लेकिन लड़कियां अगर ये सब करें तो फिर उनको एक तो केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी
कंसर्न है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की कंसर्न है, लेकिन दूसरी चीज है शर्म की, बहुत 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 ज्यादा। ये जो टैक्स की बात कर रहे थे हम, शर्म एक बहुत बड़ी किस्म का टैक्स है, और मुझे लगता है ये एक बहुत अलग बात है। दिल तो सबके दुखते हैं, लेकिन किसका दिल ओपनली आराम से दुखाया जा सकता है और चार लोगों क्लेम से कर बात सकते कर हैं। सकता है ओपनली। एग्जैक्टली वो आई थिंक ये टैक्स और शर्म की बात जो है भाई मेरे वो साथ अभी भी ऐसा थोड़े, होगा। हाँ एग्जैक्टली और अगर आप मुझे बताएं कि आपके साथ ये हुआ, मैं आपको जज नहीं करूंगी, है ना। तो ये एक बहुत जरूरी बात है। मुझे लगता है इसमें अभी भी थोड़ा काफी अंतर है, मुझे लगता है औरतों के बीच में और मर्दों के बीच में, पर्टिकुलरली इन मोर कंजर्वेटिव प्लेसेस। शायद शहरों में बदल रहा है, लेकिन जहाँ पे गोल्ड रहती हैं, जहाँ पे उनके मम्मी पापा रहते हैं, वहां पे इतना नहीं बदला अभी तक। अच्छा, आपने दिखाया है कि आर्थिक रूप से जो रोजगार के मामलों में भी जो पुरुष के और महिला का जो परसेंटेज है उसमें काफी गैप है भी। जी। तो जैसे बदलते हुए समाज में जो अभी परिवेश हमारा बदल रहा है, अब आप ऐसा दिखता होगा कि पुरुष भी थोड़ा बहुत घर के कामों में हाथ बटाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, या कम से कम इतने लिबरल हो चुके हैं कि अगर अगले व्यक्ति ने कहा कि आप जरा चाय बना दो, तो वो इसको इस वे में नहीं लेंगे कि अरे इसने मेरे से क्या बोल दिया। तो हो सकता है काम चोरी कर लें कि अरे यार तुम ही कर लो, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये एक सामाजिक परिवेश थोड़ा सा बदला है। दूसरा, अभी जो आप एक सेक्सुअल उसकी बात कर रही थी, उसमें क्या है कि तमाम लोग लिव इन में भी रहते हैं, और तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, समाज जिस हिसाब से बदला है, इसके बावजूद ये जो रोजगार के मामलों में जो गैप आपको दिख रहा है, जो एक आपने एक कारण के रूप में दिखाया, तो ये क्यों है? मूल कारण क्या है इसका? दो चीजें हैं। एक तो मूल कारण है इकोनॉमी का स्ट्रक्चर। जो इकोनॉमिस्ट देखते हैं कि जैसे भारत की इकोनॉमी जितनी बड़ी, जो जॉब सबसे ज्यादा, जो नौकरियां अवेलेबल थी, उन नौकरियों को एक्सेस करने के लिए सिर्फ लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा है कि नौकरियां हर जगह नहीं होती, नौकरियां कुछ कुछ जगहों पे होती है। हम सब जानते हैं, हमारे पेरेंट्स सब माइग्रेट कर चुके हैं, हम सब माइग्रेट कर चुके हैं। औरतों को माइग्रेट करने में बहुत मुसीबत होती है। शिवा, भी देखते हैं किताब में, हाउसिंग मार्केट सेफ नहीं है, ट्रांसपोर्ट आराम से नहीं मिलता, बहुत चिक चिक है। मैं इसको इकोनॉमिक्स सेफ्टी कंसर्न, बिल्कुल, मैं तो इसको इकोनॉमिक्स ऑफ चिक चिक कहती हूँ। मतलब अगर आप सेफ्टी का भी अगर आप हैंडल करें, तो फिर लैंडलॉर्ड की चिक चिक और बस वाले की चिक चिक, और आप देखते हैं किताब में ये क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी, सॉरी आपको, प्लीज, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में ही बसों की अगर बात करें तो पुरुष के लिए उस बस में यात्रा करना मुश्किल नहीं है, औरतों को बहुत कुछ झेलना एग्जैक्टली। और जैसे मैं, सुचिता जी, हाँ सॉरी सुचिता, कही कल का ही वो इंस्टेंस है, ये केजरीवाल सरकार ने बस ड्राइवर्स के लिए वो कहा है कि उन्हें बस रोकना ही होगी। तो मैं कुछ लड़कियों के इंटरव्यू पढ़ रही थी कि, और मैंने खुद भी झेला था, बस स्टॉप पे हम खड़े हैं, बस ड्राइवर बहुत दूर आगे जाके बस रोकता था, कम से कम 50 कदम आगे जाके, कि हम दौड़ते हुए जाएं, और वो वहां आराम से खड़े हैं, रोक सकते हैं लेकिन रोकते नहीं हैं, उन्हें हैरास करना होता है। और अब तो फ्री टिकट है, इसलिए और हैरास करते हैं बस वाले। या जैसे जो निर्भया जैसे जो कांड होते हैं, वो कहीं ना कहीं माँ बाप के दिमाग में भी और खुद उस व्यक्ति, उस महिला के दिमाग में भी डालते हैं अपनी सेफ्टी को लेकर के। बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल शिव, इनफैक्ट एक स्टडी है, कुछ इकोनॉमिस्ट, मैं कई बार ऑफिस से देर से निकलता हूँ, और अगर मैं ऑटो में अकेला होता हूँ, तो मैंने इस चीज को कई बार सोचा है कि अगर एक महिला होती और ऑटो वो ड्राइवर है और आप हैं, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता। मैं उस चीज को फील करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। और मैं ऑटो लेती रहती हूँ, और काफी मतलब कभी ना कभी, इवन इफ कोई पॉश लोकेलिटी में भी जाओ, तो आप बिल्कुल सेफ नहीं है दिल्ली में। ये कोई, और एक चीज मैं किताब में रियली लोगों को बताना चाहती हूँ, हम ज्यादातर सोचते हैं कि जितना एजुकेटेड या जितना लिबरल या ज्यादा वेस्टर्नाइज लगे, तो लगता है कि हम ज्यादा लिबरल हैं। आप किताब में देखेंगे बिल्कुल उल्टा है। इनफैक्ट मध्यम वर्ग के लोग और जो इकोनॉमिक प्रिकेरिएट के लोग हम कह सकते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा एक्चुअली चेंज आ रहा है। जो काफी चेंज आपने बताया, जैसे शिव, कि मर्द अलग चीजें करना चाहते हैं, औरतों का काफी सशक्तिकरण हुआ है, वो खुद काफी लड़ रही हैं, लेकिन इलीट्स में इतना दिखाई नहीं जाता। वहां पे एक्चुअली सबसे ज्यादा सेफ्टी की क्राइसिस है। और हाँ, और ये एक और एक्चुअल रीजन है कि हम देख रहे हैं ये नौकरियों का गैप जो आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा एजुकेटेड औरतें, जो सबसे ज्यादा इलीट हो, वो बाहर जाके बहुत काम कर रही हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे अलग अलग वर्गों में ज्यादा विमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। शाहरुख से आपकी मुलाकात हुई? जी,
क्या एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया। मैं बस ये कहूंगी, मैं रोने लग जाऊंगी अगर मैं ऐसे ज्यादा दिख रहा बोलूं तो। क्या कहा सुचिता आपने? मैं कह रही हूँ आपके चेहरे से दिख गया, कैसा लगा? हाँ लेकिन मैं ज्यादा शब्दों की बोलूंगी तो जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, शब्दों की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। शब्द वैसे मेरे पास है भी नहीं। मुझे पता है लोग पूछते थे, शिव आभासोगे, आभास रहे हो, पहले जब किताब आई थी अंग्रेजी पे कि अच्छा अगर आप मिलेंगे सर से तो आप क्या कहेंगे, तो मैं कहती रहती थी कि मैं क्या कहूंगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी किताब लिख दी, अब और क्या कहना है। और बिल्कुल जब उनसे मिली थी तो ज्यादा कहने का तो मतलब मुझे मैं कुछ कह ही नहीं पाई ज्यादा। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, लोग कहते हैं ना कि अपने हीरोज को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर शाहरुख खान आपके हीरो हैं तो जरूर मिले उनसे। जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि शाहरुख इज नॉन एग्जिस्टेंट रियलिटी? दो चीजें हैं। आई मीन एक तो जैसे किताब में आप देखोगे ये जो शाहरुख है ये बहुत अलग शाहरुख है हर औरत के लिए। तो जिन 8 या 9 औरतों को मैंने 15 साल फॉलो किया, वो उनका अपना शाहरुख है जो वो एक शाहरुख खान को अलग अलग तरीके से देखती हैं, प्रोजेक्शन है। तो मैं कहती हूँ अंग्रेजी में मैंने लिखा था कि व्हेन रियलिटी डिसअपॉइंट्स फैंटेसी बिकम्स इवन मोर एंटाइसिंग। तो आई थिंक यही है कि काफी प्रोजेक्शन है जो जो जिंदगी में नहीं मिलता है, शायद काफी लोग प्रोजेक्ट करते हैं सिनेमा स्टार्स के बाद या दूसरे लीडर्स पे। तो एक बात तो इसमें मानती हूँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि एक मिस्टर खान है जो जिनसे मैं मिली थी मन्नत में, और वो कहते हैं ना कि उन्होंने खुद, ही इज एन एम्प्लॉई ऑफ द मिथ ऑफ शाहरुख खान, तो वो खुद जानते हैं कि इट्स अ मिथ, इट्स अ कंस्ट्रक्टेड मिथ ऑफ मूवीज, मैजिक, प्रोडक्शन, राइटिंग, जर्नलिज्म, कितना कुछ। तो हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि वो एक नॉन एग्जिस्टेंट रियलिटी है, बिकॉज इट्स एन आइकॉन जो वेरी मच रियल है, हमारे आसपास है, इसलिए उनके इतने सारे फैंस है, घर के सामने लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन एक मिथ है और हम सब ने उस मिथ को बनाया है, ईच वन ऑफ अस इन वन वे और द अदर। लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान से देखा जाए तो शाहरुख खान अपने आसपास भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान हम सबके अंदर हैं, वो जो दोज आइडियाज। मैं तो लोगों को, जब मैं किताब साइन करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, यू फाइंड योर इनर शाहरुख, ये आपको कॉन्फिडेंस, अपने आप पे प्यार, लेस जजमेंट, सक्सेस जो भी हो, बिकॉज आई थिंक ही इज, लोग अलग अलग शब्द आई थिंक यूज करते हैं उनके लिए, वो सोचते हैं सक्सेसफुल, सेल्फ मेड, ये सारी बातें। तो आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, सेल्फ मेड हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और जितने भी लोगों से उनके बारे में कभी आप बात करें, जिनकी मुलाकात हुई, सभी उनकी तारीफ करते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सेल्फ मेड तो है ही है। जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है वो आसान थोड़ी होता है, एक आम आदमी उसको अचीव करना। बिल्कुल। सुचिता जी, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर शायद ही किसी और दूसरे एक्टर में होगा। अच्छा, अनुवाद करते वक्त आपको भी कभी लगा कि मैं भी मिलूंगी शाहरुख खान से? वो तो मुझे पहले से ही बहुत ज्यादा हसरत है। 2 ही फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं जिनसे मैं सपने में भी मिलने को तैयार हूँ, रेखा जी और शाहरुख खान। अच्छा। अच्छा, आपने जिक्र किया अपनी बुक में कि रेखा जी के बारे में भी कि भले फिल्मी बैकग्राउंड से वो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मी बैकग्राउंड से होने के नाते ही उनको सारी चीजें मिल गई हों, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। हाँ, नो डाउट। और एक, हालांकि इससे जुड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उनकी शादी की थी रेखा ने, तब मैं एमफिल कर रही थी और अपने सेमिनार रूम में बैठी थी, और मेरे एक सीनियर आए जो पीएचडी कर रहे थे, इतने हैरान परेशान, रेखा ने शादी कर ली। मतलब उनका बुरी तरह से दिल टूटा था। शाहरुख खान ने लोगों का दिल बचाया हुआ है कि पहले से शादी कर रखी। पहले से सब क्लियर है मामला। तो ठीक है, ये हमारी बातचीत थी श्रेयाना जी से और सुचिता जी से, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो मुझे तो ऐसा लगा कि हम तीनों के बीच में शाहरुख खान भी कहीं मौजूद हैं। बिल्कुल बहुत ही जीवंत तरीके से। इस चर्चा में हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के जीवन में शाहरुख खान का क्या रोल रहा है, उनकी आर्थिक स्थितियों के बारे में जो किताब श्रेयाना जी ने लिखी है, इसको आप जरूर पढ़िए। मैं फिर एक बार रिकमेंड करूंगा कि आपको एक अंतर्दृष्टि मिलेगी, एक कि किस तरीके से हमारे समाज में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति के पीछे क्या कारण है, भावनात्मक रूप से किस तरह टूटती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि कई बार
हम एक पुरुष के रूप में शायद अपने सराउंडिंग में हम ऐसा नहीं कि जानबूझ के, लेकिन कई बार हम जान नहीं पाते हैं अपनी बहनों के, अपनी पत्नी के, माँ के भावनाओं के बारे में। शायद इसको पढ़ेंगे तो हमें एक दृष्टि मिलेगी कि हम इस तरह से भी सोच पाएं, उस चीज़, उस पूरे परिवेश को ऐसे भी सोच पाएं कि हाँ ये भी हो सकता है, और हम किसी का दिल ना दुखाएं और उस चीज़ों से बच सकें। तो ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते हम फिर सॉफ्ट कवर में किसी खास किताब के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, शिव पांडे और हमारी पूरी द टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। शुक्रिया शिव। शुक्रिया शिव।